हम लेकर आ चुके हैं सोलो लेवलिंग सीजन 4 के एपिसोड 5 को, जहां आज आप देखेंगे कि सारे शैडो सोल्जर्स कितने सैड हो जाते हैं जब उन्हें उनके छोटे लॉर्ड से अलग कर दिया जाता है। हमारी पिछली वीडियो में हमने शैडो वर्ल्ड को देखा था, एक ऐसी दुनिया जहां 10 लाख शैडो सोल्जर्स रहते हैं पूरी लॉयल्टी और डेडिकेशन के साथ। वहीं हमने इग्रिस की यादों को भी देखा था कि कैसे उसने अपने नए लीग को पूरी रिस्पेक्ट और फैथ के साथ एक्सेप्ट किया था। और फिर लास्ट में वो इमोशनल मोमेंट जब जिन्वू का बेटा सूहो संग हवा में उड़ता है, जिसे देखकर बेलियन और इग्रिस दोनों ही शॉक्ड रह जाते हैं। तो चलिए अब हम आगे की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो के स्टार्टिंग में हम सूहो को बेरू के साथ खेलते हुए देखते हैं। बेरू हैरान था कि ये मुझसे जरा सा भी नहीं डरता। उसे देखकर बेरू को जेजू आइलैंड की कुछ बातें याद आने लगती हैं। जेजू आइलैंड में जब खाने को कुछ नहीं था तब एंट्स ने एक दूसरे को खाना शुरू कर दिया था। क्वीन देखती है कि ये आइलैंड अब एंट किंगडम के रहने के लायक नहीं बचा है, इसीलिए वो सोचती है कि मुझे अपने किंगडम को लीड करने के लिए सबसे पावरफुल सोल्जर चाहिए। और तब उसने बेरू को सबसे पावरफुल बनाया, जो वहाँ के सबसे बड़े अंडे में से निकलता है। क्वीन ने उसे ऑर्डर दिया कि हमारे दुश्मनों का डर कम कर दो जो हमारा रास्ता रोक रहे हैं। और जब जेजू आइलैंड की रेड हुई थी तब बेरू ने वहां आते ही नेस्ट के बाहर के ज्यादातर एस रैंक जापानीज हंटर्स को 1 सेकंड में ही खत्म कर दिया था। उसके सामने एस रैंक हंटर्स कीड़े की तरह थे। इसके बाद वो नेस्ट के अंदर आते हुए बोलता है कि बाहर कोई किंग नहीं है। बेरू यहाँ सोचता है कि मैं सिर्फ मारने के लिए पैदा हुआ था, यहाँ हर जिंदा चीज मुझसे डरती है। और जब बेरू के सामने जिन्वू आकर बोलता है कि लगता है कि यह कीड़ा बात कर सकता है, तब बेरू सोचने लगता है कि यह पहली बार है जहाँ मैं किसी ऐसे इंसान से मिला जो मुझसे नहीं डरता है। अब आते हैं प्रेजेंट में। बेरू सूहो को देखते हुए सोचता है कि तब से काफी वक्त हो गया है एक इंसान के लिए जो मेरे होने से बिल्कुल नहीं डरता। सूहो बार बार बेरू का पीछा कर रहा था। बेरू को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो मेरा पीछा क्यों कर रहे हैं। सूहो अभी सही से बोल नहीं पाता था, इसीलिए वो एंट को एंच एंच बोलते हुए बेरू का पीछा करता रहता है। थक हार कर बेरू वहां से उड़कर दूर बैठ जाता है और बोलता है कि कितनी अजीब बात है, ये छोटे लॉर्ड मेरा पीछा क्यों करते रहते हैं। तभी बेरू के पीछे से इग्रिस बोलता है कि हो ही नहीं सकता कि कोई तुमसे नफरत करे। एक एंट जो इंसानों से भी बड़ा है, उड़ सकता है और बात कर सकता है, तो आखिर कौन बच्चा उससे नफरत करेगा। ये सुनकर बेरू सोचने लगता है कि अच्छा, तो इसीलिए छोटे लॉर्ड मुझे पसंद करते हैं। इससे वो बहुत खुश हो जाता है। इसके बाद बेरू तुरंत शैडो वर्ल्ड की दुनिया के उस इलाके में जाता है जहां ड्वार्फ्स मैन्युफैक्चरिंग करते हैं। बेरू ड्वार्फ से बोलता है कि हमें अपना प्लान थोड़ा बदलना पड़ेगा, मुझे किंग के स्टैचू में कुछ बदलाव करने हैं। ड्वार्फ हैरान होते हुए बोलता है कि ये फ्रेश स्टैचू आपने ही कुछ महीने पहले लीग के बर्थडे पर बनवाया था, जब वो 32 साल के हुए थे। तब बेरू बोलता है कि मैं उसे हटाने के लिए नहीं बोल रहा हूँ, केवल मुझे उसमें कुछ बदलाव चाहिए। इसके बाद बेरू बोलता है कि इसे इस तरह से बनाओ और उसे उस तरह से। तब ड्वार्फ बोलता है कि ये पॉसिबल है और मुझे लगता है कि इस तरह से ये स्टैचू और भी मस्त हो जाएगा कमांडर, लेकिन बात ये भी है कि इसके लिए हमें और भी लोगों की जरूरत पड़ेगी। ड्वार्फ बेरू से पूछता है कि क्या मैं उन डीमंस को भी काम पर लगा सकता हूँ जिन्होंने डीमन स्टैचू बनाया था। दरअसल ड्वार्फ रेडरू क्लैन के डीमंस की बात कर रहा था। इसी क्लैन ने डीमन कासल में जिन्वू को मारने के लिए डीमन प्रिंसेस को भेजा था। ड्वार्फ के पूछने पर बेरू डीमन को काम पर लगाने की मंजूरी दे देता है और वहां से जाते हुए बोलता है कि मुझे किसी चीज का ख्याल रखने के लिए अभी यहाँ से जाना होगा। इसके बाद हम जिन्वू के बड़े से नए घर का सीन देखते हैं जहाँ कुछ क्रिमिनल्स जिन्वू के घर पर चोरी करने के लिए आते हैं। वो बोलते हैं कि जिन्वू की वजह से हमारा गैंग बंद हुआ, उसने हम पर कई बार अटैक किया और बात बराबर हो जाएगी जब हम भी उस पर अटैक करेंगे। वो सब कार से उतरकर सोचते हैं कि मुझे यकीन नहीं होता कि इतने बड़े घर में एक भी सिक्योरिटी सिस्टम नहीं है, ये तो हमें चोरी करवाने के लिए इन्विटेशन देने जैसा है। तभी एक चोर के नीचे हम शैडो को देखते हैं। अब उन क्रिमिनल्स का लीडर आगे बढ़ते हुए अपने एक साथी से पूछता है कि दूसरा बंदा कहाँ गया। उसे लग रहा था कि वो भाग गया और वो उस पर चिल्लाने लगता है। इन चोरों को नहीं पता था कि बेरू उसके पीछे खड़ा है जिसने उसके साथियों का काम तमाम कर दिया है। तभी बेरू पीछे से उस चोर का मुंह दबाकर पकड़ लेता है और चुप रहने का इशारा करता है। बेरू उसे पीछे घसीटते हुए बोलता है कि छोटे लॉर्ड अभी सो रहे हैं, ये कोई वक्त नहीं कि बिन बुलाए मेहमान उन्हें आकर डिस्टर्ब करें। बेरू उसके बगल वाले साथी को भी निपटा चुका था। उस चोर के मुंह और आंखों से खून निकल रहा था। बेरू बोलता है कि मुझे लीग का भरोसा और छोटे लॉर्ड की दिलचस्पी पसंद है। इसके बाद बेरू उसका भी काम तमाम कर देता है। इसके बाद हम शैडो वर्ल्ड का सीन देखते हैं जहां रेडरू क्लैन के किंग और प्रिंसेस के साथ डीमंस, ड्वार्फ्स और ऑर्क्स सभी मिलकर कमांडर बेरू द्वारा दिए गए स्टैचू के काम को पूरा कर देते हैं। सभी सोल्जर्स स्टैचू को देखकर चीयर कर रहे थे। तभी वहां बेरू आता है। उसे देखकर ड्वार्फ बोलता है कि ये कैसा है कमांडर, आपने जैसे कहा था हमने इसे बदल दिया है। बेरू बोलता है कि ये अमेजिंग है, मुझे यकीन है कि मेरे लीग को ये जरूर पसंद आएगा।
लगा। बेरू के साथ सभी एंट सोल्जर्स भी चीयर करने लगते हैं। इसके बाद बेरू बोलता है कि जब कभी छोटे लॉर्ड इस जगह पर आएंगे तो मुझे यकीन है कि उनके लिए इस गिफ्ट का बहुत मतलब होगा। तभी बेरू को पीछे से छोटे लॉर्ड की आवाज आती है और वो पूरी तरह हैरान हो जाता है, और जैसे ही बेरू पीछे मुड़ता है वो देखता है कि छोटे लॉर्ड सच में यहाँ आ चुके हैं। सूहो फिर से बेरू को एंच बोलने लगता है। उसे यहाँ देखकर सभी सोल्जर्स चुप हो जाते हैं। वो बेरू को एंच एंच बुलाते हुए फिर से पीछे पड़ जाता है और बेरू फिर वहाँ से उड़ जाता है। सच में ये सीन काफी मजेदार है। इस इंसिडेंट के कुछ दिनों बाद हम सूहो के स्कूल का सीन देखते हैं, जहाँ चाहे इनको प्रिंसिपल द्वारा बुलाया जाता है। प्रिंसिपल चाहे को एक ड्राइंग दिखाती है जो सूहो ने बनाई थी। प्रिंसिपल बोलती है कि ये ड्राइंग उसने तब बनाई जब उसकी टीचर ने उसे एक दोस्त की ड्राइंग बनाने को बोला। चाहे इन ड्राइंग देखकर हैरान होते हुए सोच रही थी कि देखा जाए तो वो एंट 2 पैर पर खड़ी है। इसके बाद प्रिंसिपल बोलती है कि और भी काफी ड्राइंग्स हैं। ये वाली उसने तब बनाई जब उससे पूछा गया कि क्या उसके पास और कोई दोस्त है। इसे देखकर चाहे को पसीने आ रहे थे। प्रिंसिपल बोलती है इस ड्राइंग में उसने अपनी फैमिली को बनाया है और इस ड्राइंग में उसने अपने पूरे घर और फैमिली को बनाया है। प्रिंसिपल बोलती है कि ऐसा पहली बार है कि हमने किसी बच्चे के दोस्त और परिवार को इस तरह से देखा है। इसके बाद प्रिंसिपल बोलती है कि उसके बिहेवियर को देखते हुए ऐसा भी नहीं लगता कि उसे बुली किया जा रहा हो। इसके अलावा ये भी हो सकता है कि सूहो के पास आर्ट का यूनिक टैलेंट हो। इस बात पर चाहे भी उसे हंसते हुए हाँ कर देती है। इसके बाद हम पुलिस स्टेशन का सीन देखते हैं, जहां जिनवू पहली बार अपने प्रमोशन को एक्सेप्ट कर लेता है, क्योंकि इसके पहले वो हमेशा प्रमोशन को रिजेक्ट कर देता था। इसीलिए उसके साथ ही पूछते हैं कि क्या तुम्हें किसी भी चीज की चाह नहीं है, जैसे पैसे या प्रमोशन। ये सुनकर जिनवू सोचने लगता है कि तुम यकीन नहीं करोगे, अगर मैं तुमसे कहूं कि जब मैं तुमसे भी बहुत छोटा था तब मैं इतने पैसे कमाता था जितना एक लार्ज लॉ फर्म भी नहीं कमाता। इसके बाद शाम को हम जिनवू के घर का सीन देखते हैं, जहां चाहे इन जिनवू को ड्राइंग दिखाते हुए प्रिंसिपल की सारी बातें बताती है। जिनवू हैरान होकर बोलता है कि ऐसा 5 साल का बच्चा कहाँ होगा जो एक एंट की इतनी अच्छी तरह से ड्राइंग बना सके। तुम ये सोचना कि हमारे बेटे के पास ड्राइंग का टैलेंट है। तब चाहे बोलती है कि क्या ये मजाक है, लास्ट वाली ड्राइंग देखो। इसके बाद चाहे इन बोलती है कि सूहो ने मुझे बताया कि काली जमीन पर बहुत बड़े डैडी हैं। क्या इसके बारे में तुम्हारे दिमाग में कुछ आ रहा है? आखिर तुम हंस क्यों रहे हो? तब जिनवू बोलता है कि नहीं, मैं तो बस कुछ मजेदार सोच रहा था। इसके बाद चाहे बताती है कि बाकी बच्चे सूहो से डरते हैं और जब भी वे सूहो के करीब आते हैं उनका बिहेवियर बदल जाता है। ये तब भी होता है जब उसे कोई परेशान भी नहीं करता। तब जिनवू समझ जाता है कि ऐसा इसीलिए है क्योंकि बच्चों के सेंसेस एडल्ट्स के मुकाबले प्योर होते हैं, इसलिए वो तेज लोगों की पावर्स को फील कर सकते हैं। बच्चे सूहो से इसीलिए डर रहे हैं क्योंकि वो शैडोज को फील कर सकते हैं। जिनवू सोचता है कि क्योंकि मेरे पास ये पावर्स हैं इसलिए ये किसी बड़ी मुसीबत में नहीं बदली। आमतौर पर दूसरी दुनिया के भगवान सब कुछ खत्म करने के लिए अपने सबसे भरोसेमंद सर्वेंट के अंदर एक खतरनाक वेपन छिपाते हैं, और अगर शैडो मोनार्क की पावर्स धीरे धीरे सूहो के अंदर बढ़ रही है, जिसने अनजाने में ये पावर्स विरासत में पाई है, तो उसके लिए एक नॉर्मल लाइफ जीना इम्पॉसिबल हो जाएगा। जिनवू सोचता है कि जब तक सूहो उस उम्र तक नहीं पहुंच जाता जहां वो अपनी पावर्स का पूरी तरह से यूज कर सके, तब तक उसके अंदर की इस पावर को दबाने की जरूरत है। इसके बाद जिनवू चाहे से बोलता है कि मैं कुछ वक्त के लिए शैडो सोल्जर्स और उनकी पावर्स के बारे में सूहो की यादें बंद करने जा रहा हूं, और तब तक सूहो बाकी लोगों की तरह बिना किसी मुश्किल के रह सकता है। तभी वहां बेरू आता है और जिनवू उसे सूहो की ड्राइंग दिखाता है। ड्राइंग देखकर बेरू उदास हो जाता है और रोते हुए बोलता है कि मेरे लिए क्या मैं आखिरी बार छोटे लॉर्ड को अलविदा कह सकता हूं। इसके बाद बेरू रोते हुए गेट के पास जाता है। उसके आंसू नहीं रुक रहे थे। वो उसके पास जाकर बोलता है कि छोटे लॉर्ड, मैं सभी शैडो सोल्जर्स की तरफ से आपको अलविदा कहने आया हूँ। बेरू देखता है कि सूहो सोते हुए भी जनरल एंच बोल रहा है। इसके बाद बेरू खड़े होते हुए बोलता है कि छोटे लॉर्ड की सेवा करना काफी गर्व की बात थी। हमारी अगली मुलाकात तक आप ठीक रहना छोटे लॉर्ड। लाखों शैडो सोल्जर्स उदास हो चुके थे, जहाँ इग्रिस बोलता है कि छोटे लॉर्ड, भले ही मैं वहाँ पर नहीं हूँ लेकिन आप पढ़ाई में ध्यान लगाना। बेलियन भी बोलता है कि अपना ख्याल रखना छोटे लॉर्ड। सभी सोल्जर्स सूहो को अलविदा कहते हैं। इसके बाद जिनवू सूहो को स्वीट ड्रीम्स बोलते हुए उसकी पावर्स को दबा देता है और शैडो सोल्जर्स के साथ वाली उसकी सारी मेमोरीज मिटा देता है। इसके बाद काफी साल बीत जाते हैं, जहां सूहो अब बड़ा हो चुका था। वो अब हाई स्कूल जाने लगता है। एक दिन हम उसके स्कूल के क्लासरूम का सीन देखते हैं, जहां कुछ स्टूडेंट्स बातें कर रहे थे। तभी एक नया बंदा इन स्टूडेंट्स से दोस्ती करता है, जो कि पहले सूहो के साथ स्कूल में था। बाकी सब तो ठीक था, लेकिन ये बंदा सूहो को देखकर जल रहा था, क्योंकि सूहो लड़कियों से बातें कर रहा था। तभी सूहो उनकी तरफ देखने लगता है। उसे इस तरह लगातार उनकी तरफ देखते हुए इसे गुस्सा आ जाता है और ये सूहो को मारने की सोचता है। लेकिन नया वाला बंदा उससे बोलता है कि मैं और वो एक ही स्कूल में थे, वो काफी खतरनाक है, उसे अकेले छोड़ना ही सही होगा। ये सुनकर ये बंदा बहुत गुस्सा हो जाता है और जब स्कूल की छुट्टी होती है तब ये बंदे अपने ही उस नए साथी को पीटने लगते हैं, जिसने बोला था कि सूहो खतरनाक है, जिसे कोई टच भी नहीं कर सकता। तब ये बोलता है कि वो स्कूल का सबसे पावरफुल बंदा है। इस बात से ये और भी चिढ़ जाता है और उसे और भी मारते हुए बोलता है कि
अगर ऐसा होता तो उसके बारे में चर्चा हो रही होती। तभी वहाँ सूहो आ जाता है और अपने साथ में पढ़ने वाले लड़के को पहचान लेता है और बोलता है कि अब जो मैं करने वाला हूँ वो सेल्फ डिफेंस कहलाएगी। इससे पहले कि ये बंदे सूहो की बात समझ पाते, सूहो पीछे वाले को एक किक लगा देता है और वो दूर उड़कर गिरता है। इसके बाद सूहो आसानी से उन लोगों को पीटना स्टार्ट करता है, यहाँ तक कि सूहो अपना हाथ भी यूज नहीं कर रहा था और वो जल्द ही उन तीनों को कूटकर ढेर कर देता है। अगले दिन जब सूहो स्कूल आता है तब क्लासरूम में उसे टेबल गंदी दिखती है। वो अब बोरिंग फील कर रहा था। सूहो को बार बार फील हो रहा था कि वो और भी ज्यादा सरप्राइजिंग और एक्साइटिंग चीजों के बारे में जानता है। सूहो बोर हो रहा था, इसीलिए वो इंटरनेट कैफे जाने के बारे में सोचता है। लेकिन जैसे ही वो बाहर जाने लगता है वो देखता है कि गेट नहीं खुल रहा है, इसीलिए वो विंडो से बाहर की तरफ देखने लगता है। सूहो जैसे ही बाहर देखता है वो हैरान हो जाता है क्योंकि बाहर की दुनिया रुक चुकी थी। सभी स्टूडेंट्स रुक चुके थे, जैसे दुनिया को पोज कर दिया गया हो। सूहो हैरान था कि समय रुक गया है, आखिर ये कैसे हुआ। तभी वहाँ एक पोर्टल खुल जाता है। ये देखकर सूहो और भी ज्यादा हैरान हो जाता है कि आखिर ये क्या है। पहले वो सोचता है कि मोम हमेशा कहती हैं कि मैं डैड का ख्याल रखूं, लेकिन फिर वो सोचता है कि अगर डैड यहाँ होते तब वो क्या करते, ये सोचकर वो खुश हो जाता है। जिसके बाद सूहो अपना बैग उतारता है और अंदर जाने लगता है। अंदर आने के बाद वो सोचने लगता है कि आखिर मैं कहाँ हूँ। उसके अंदर आने के बाद वो पोर्टल गायब हो जाता है। वापस जाने का रास्ता बंद हो चुका था, इसीलिए सूहो सोचता है कि मुझे आगे की तरफ बढ़ते रहना होगा। सूहो वहाँ रखी फ्लैम्बो को लेकर आगे जाने लगता है, जहाँ उसे कई वेपन दिखाई देते हैं। लेकिन जैसे ही वो एक कुल्हाड़ी के पास जाता है तभी उसके सामने एक नोटिफिकेशन दिखाई देती है कि इस कुल्हाड़ी का नाम लाइटनिंग हालबर्ड है और इसे यूज करने के लिए रैंक 20 होनी चाहिए, जिसकी अटैक पावर 160 है और माना के साथ इसका यूज करने पर इसमें से थंडर अटैक होता है। नोटिफिकेशन देखकर सूहो चौंक जाता है, लेकिन वो आगे बढ़ता रहता है। तभी उसे दूसरे वेपन की नोटिफिकेशन आती है। सूहो सोचता है कि ये तो एक गेम जैसे लग रहा है, क्या ये मुझे एक वेपन चूज करने को बोल रहा है। सूहो जैसे जैसे वेपन की तरफ बढ़ रहा था वहां रखे सभी वेपन्स की नोटिफिकेशन उसे दिखाई दे रही थी। सूहो सोचता है कि यहाँ तो लेवल के हिसाब से वेपन्स पर रिस्ट्रिक्शन लगा हुआ है, तो अगर मैं अपने लेवल को बढ़ा लेता हूँ तो मैं हाई लेवल के वेपन को चूज कर पाऊंगा। आगे वो और भी वेपन्स को देखते हुए सोचता है कि ये यहाँ रखे हुए हैं क्योंकि शायद ये खराब हो चुके हैं। इसके बाद वो डैगर्स को देखते हुए सोचता है कि इन डैमेज दिखने वाले वेपन्स को कौन ही लेना चाहेगा। तभी उसकी नजर गॉन्टलेट पर पड़ती है। इसके बाद वो वहाँ रखे नाइफ्स को देखता है। वो उन सभी नाइफ्स को उड़ाते हुए सोचता है कि ये मजेदार होने वाला है क्योंकि सारे नाइफ्स पुराने हो चुके हैं, इसीलिए मैं उनके साथ खेल सकता हूँ। इसके बाद सूहो उस गॉन्टलेट को पहन लेता है जो कि लेवल 1 ई रैंक का था और यहाँ एक प्लेयर के रूप में सूहो का स्टेटस दिखाया जाता है जो कि अभी फर्स्ट लेवल पर था और सिस्टम ने उसे यंग मोनार्क का टाइटल दिया। अब सूहो आगे बढ़ता है। आगे बढ़ते हुए वो अपने दोनों तरफ कई स्टैचूज को देखता है जिन्होंने हाथ में सोर्ड पकड़ रखा था। लेकिन जैसे ही सूहो कुछ दूर जाता है एक स्टैचू उस पर पीछे से अटैक करता है। सूहो तुरंत उसे देख लेता है और गॉन्टलेट की हेल्प से इस अटैक को रोक लेता है। वो उसे पीछे की तरफ फोर्स करता है और गॉन्टलेट के साथ एक पंच लगा देता है। जैसे ही वो स्टैचू डिस्ट्रॉय होता है नोटिफिकेशन आ जाती है कि लेवल इंक्रीज हो चुका है। सूहो सोचता है कि ये चीज हिल भी सकती है। तभी उसे याद आता है कि ऐसे स्टैचूज वहां बहुत सारे थे, जिसके बाद वहां के सारे स्टैचूज सूहो की तरफ आने लगते हैं। सूहो केवल गॉन्टलेट के साथ ही उन सभी से फाइट करने लगता है। जैसे जैसे वो स्टैचूज खत्म हो रहे थे उसका लेवल भी बढ़ रहा था, लेकिन तभी दोनों तरफ से बहुत सारे स्टैचूज आने लगते हैं और सूहो एक बार फिर उनसे फाइट करने लगता है। उन्हें खत्म करते करते वो 19वें लेवल पर आ चुका था। सूहो सोचता है कि अगर मैं इन आर्मर से बने मॉन्स्टर्स को हराऊंगा तो मेरा लेवल बढ़ेगा। ये सच में गेम जैसा है। लगता है मेरी पावर बढ़ रही है क्योंकि उनके एक साथ आने पर भी मुझे ज्यादा दिक्कत नहीं हो रही है। सूहो को समझ नहीं आ रहा था कि इन मॉन्स्टर्स का लेवल मुझसे ज्यादा था तो मैंने इन्हें कैसे हरा दिया। वो गॉन्टलेट के माना को देखकर सोच रहा था कि क्या इसकी पावर की वजह से ऐसा हो पाया है। उन्हें हराने के बाद सूहो एक बड़े से गेट के पास जाता है और सोचता है कि मैं थोड़ा और पावरफुल बनना चाहता हूँ। इसके बाद वो गेट खोलता है जहाँ उसे जलती हुई फ्लेम दिखाई देती है और इस रूम के थ्रोन पर कोई और नहीं बल्कि इग्रिस बैठा हुआ होता है। इग्रिस को देखकर सूहो सोचता है कि क्या वो बॉस है, वो ज्यादा पावरफुल लग रहा है। इसके बाद इग्रिस वहां से उठता है और अपनी सोर्ड लेकर उसकी तरफ जाने लगता है। सूहो सोचता है कि मुझे पहले अटैक करना होगा, लेकिन इतने में इग्रिस उसके पास पहुंच जाता है और सूहो को एक झटके में ही खत्म कर देता है। तभी सूहो की आंखें खुलती हैं और वो चिल्लाते हुए उठता है और वो शुरुआत वाली जगह में पहुंच जाता है। वो अपने हाथ को देखते हुए सोचता है कि मैं जिंदा हूँ। वो सोचता है कि क्या ये वही जगह है जहाँ से मैंने शुरू किया था, तो क्या मुझे फिर से इसी रास्ते पर जाना होगा। तभी वो देखता है कि यहाँ पहले 3 फ्लेम जल रही थी, लेकिन अब सिर्फ 2 ही फ्लेम जल रही है और क्योंकि मेरा लेवल अब बढ़ चुका है इसीलिए मुझे अपने वेपन को बदलना चाहिए। वो आगे बढ़ते हुए सोचता है कि मुझे सावधान रहना होगा क्योंकि अगर तीनों फ्लेम बुझ गई तो मेरा क्या होगा मुझे खुद नहीं पता। सूहो एक बार फिर इग्रिस से हार जाता है और वापस उसी जगह में आता है और अब केवल एक ही फ्लेम जल रही थी। ये देखकर वो बहुत सैड होकर लोटपोट करने लगता है। सूहो समझ गया था कि वो ब्लैक नाइट बहुत पावरफुल है, फिर वो खुद को कंट्रोल करता है। तभी वो यहाँ रखी इग्रिस की तरह सोर्ड को देख
देखकर सोचता है कि वो यही वेपन यूज कर रहा था। इसके बाद सूहो बहुत सारे वेपन्स को अपने साथ रख लेता है और सोचता है कि मैं पहले अपना लेवल बढ़ाऊंगा और फिर उसका सामना करूंगा। सूहो के सामने फिर से वो स्टैचूज आ जाते हैं। सूहो सोचता है कि ये लोग भी बार बार रिवाइव हो रहे हैं, तो इसका मतलब इनके पास इन्फिनिट रिजेनरेशन है। सूहो एक बार फिर उन सोल्जर्स को खत्म करने लगता है। वो सभी वेपन्स का यूज कर रहा था। सूहो का लेवल लगातार बढ़ रहा था, लेकिन इस बार सूहो जैसे ही उन सभी सोल्जर्स को खत्म करता है, तभी नोटिफिकेशन आती है कि प्लेयर रिक्वायर्ड लेवल तक पहुंच चुका है। और तभी टाइटल क्वेस्ट की नोटिफिकेशन आती है, जिसके बाद नोटिस आती है कि क्या आप इस क्वेस्ट को एक्सेप्ट करेंगे। सूहो के एक्सेप्ट करते ही दोनों तरफ पोर्टल खुलते हैं और नोटिफिकेशन आती है कि टाइटल क्वेस्ट अब स्टार्ट होता है। आप कितने समय तक यहाँ टिके रहते हैं, इसके बेस पर आप हाई क्लास टाइटल के लिए पॉइंट्स गेन कर सकते हैं। टाइमर के चालू होते ही दोनों पोर्टल्स से कई तरह के पावरफुल सोल्जर्स निकलने लगते हैं। ये देखकर सूहो बोलता है कि मैं मुश्किल में था क्योंकि मेरे पास घड़ी नहीं थी, लेकिन अब सब ठीक है। तभी मैजिकल सोल्जर्स उस पर अटैक कर देते हैं, लेकिन सूहो वहां से जंप करते हुए दूसरी जगह पहुंच जाता है। वो सोल्जर्स चैंटिंग करते हुए आग का एक बवंडर बना देते हैं और उसे सूहो पर रिलीज करते हैं। सूहो इस अटैक को किसी तरह शील्ड से रोक लेता है। इसके बाद कुछ सोल्जर्स खुद का साइज बढ़ा लेते हैं। ये देखकर सूहो अपनी शील्ड फेंक देता है और बोलता है कि मुझे ऐसी चीज की अब जरूरत नहीं है। इसके बाद वो एक सोर्ड से उस बड़े स्टैच्यू को खत्म कर देता है और उस सोर्ड को फेंककर दूसरे स्टैच्यू को खत्म करते हुए बोलता है कि मुझे इसकी भी जरूरत नहीं है। इसके बाद वो एरो का यूज करते हुए कई स्टैच्यू को खत्म करके उसे भी फेंक देता है। इसके बाद वो एक सोल्जर के पीछे आता है और डैगर्स निकालकर उसे खत्म कर देता है और उन्हें भी फेंक देता है। सारे वेपन्स को फेंकने के बाद वो बोलता है कि मुझे किसी भी चीज की जरूरत नहीं है, क्योंकि एक मर्द अपने हाथों से भी लड़ सकता है। वो सभी को खत्म करते हुए लेवल अप कर लेता है। इसके बाद नोटिस आती है कि प्लेयर के टेस्ट के बाद उसे उसके पॉइंट्स के हिसाब से टाइटल दिया जाएगा। आपकी फाइटिंग स्पिरिट ने सभी ट्रायल्स को पार कर लिया है। आपने अपनी पावर पर भरोसा रखा और बिना ट्रायल से डरे खुद को और भी बेहतर बनाते रहे। जिसके बाद सूहो के क्लास का नाम दिया जाता है, जो कि मार्शल आर्टिस्ट है। सूहो फाइट करता रहता है। आगे बढ़ने के साथ साथ सूहो को पॉइंट्स मिल रहे थे। उसके पॉइंट्स लिमिट से ज्यादा हो गए थे और उसे मार्शल आर्टिस्ट से सोल स्ट्राइकर का टाइटल मिल जाता है। इसके अलावा सूहो लगातार फाइट करता रहता है और उसका लेवल बढ़ता रहता है, जिसकी वजह से उसे नेकलेस ऑफ वॉचमैन, मेज की सबसे ज्यादा रैंक वाली रिंग और स्कॉचिंग गॉन्टलेट्स ऑफ फाइटिंग फैंटम मिलता है। इसके बाद वो एक बार फिर इग्रिस वाले रूम में जाता है। सूहो आते ही बोलता है कि मैंने तुम्हें बहुत वेट कराया, लेकिन अब मेरी बारी है। सूहो संग का लेवल अब 70 हो चुका था। इग्रिस एक बार फिर अपनी लाइटनिंग सोर्ड उठाता है और उसकी तरफ बढ़ता है। उसके सोर्ड की लाइटनिंग देखकर सूहो वहां से तुरंत हट जाता है। इस बार सूहो इग्रिस के अटैक से बच पा रहा था। इसके बाद वो गॉन्टलेट्स के साथ इग्रिस पर पावरफुल अटैक करता है, जिसे इग्रिस अपनी सोर्ड से रोकता है। इस अटैक से पूरा रूम डैमेज हो जाता है। इग्रिस और सूहो की अब खतरनाक फाइट स्टार्ट हो चुकी थी। सूहो समझ जाता है कि उसे हराने के लिए और भी स्पीड बढ़ाने की जरूरत है, लेकिन तभी इग्रिस की सोर्ड के अटैक से वो दूर जाकर पिलर से टकराता है। सूहो एक बार फिर फाइट करने लगता है। ये देखकर इग्रिस सोच रहा था कि क्या यही है यंग मोनार्क की पावर, जो अभी 100% पर भी नहीं पहुंची। उधर सूहो सोच रहा था कि मैं लेवल बढ़ने पर एक बात तो समझ चुका हूँ कि यह ब्लैक नाइट मेरी सोच से भी ज्यादा पावरफुल है, लेकिन अगर वो पावरफुल है तो मैं भी वैसा ही हूँ। सूहो सोचता है कि मुझे लेवल 1 से ही एडिशन स्टैट्स मिले थे, जिसके चलते मैं हाई लेवल के सोल्जर को हरा पाया था, और जब भी मेरा लेवल अप होता है मेरे सभी स्टैट्स के भी लेवल्स अप हो जाते हैं। इसको ध्यान में रखते हुए मेरे पास अब जो एडिशनल स्टैट्स पॉइंट्स हैं वो लेवल 70 से ज्यादा अच्छे हैं। ये लगभग 110 लेवल के बराबर होंगे। इसके बाद सूहो इग्रिस को एक पावरफुल पंच मारता है, जिससे वो पीछे हो जाता है। तभी नोटिफिकेशन आती है कि शैडो मोनार्क की एबिलिटी को यूज करने से सभी स्टेट्स पॉइंट्स 40 से बढ़ा दिए गए हैं। इग्रिस अब जैसे ही सूहो पर दोबारा अटैक करता है, सूहो उसे इतना पावरफुल पंच मारता है कि इग्रिस का बैंड बच जाता है। सूहो उसे मारते हुए पीछे ले जाता है और पावरफुल पंच से उड़ा देता है, और इस अटैक से इग्रिस की बॉडी खत्म होने लगती है। इग्रिस डिस्ट्रॉय होते हुए सोच रहा था कि इसके पास इनक्रेडिबल पोटेंशियल है। इनेट माना और टैलेंट का जन्म तब होता है जब डिवाइन एग्जिस्टेंस के साथ मोनार्क की बॉडी जुड़ती है। ये सोचने वाली बात है कि छोटे लॉर्ड इतनी सारी पावर्स रिलीज कर सकते हैं, जबकि इन्हें सही से यूज करना भी नहीं आता। इसके बाद सूहो इग्रिस को अपनी खतरनाक पावर्स के साथ खत्म करने के लिए आगे बढ़ता है, और इग्रिस बोलता है कि यंग मोनार्क मैं हार गया। सूहो के इस पंच से इग्रिस के साथ ही उसकी सोर्ड भी धूल बनकर उड़ जाती है, जिसके बाद सूहो चिल्लाता है कि मैं जीत गया। उसके बहुत सारे लेवल्स अप हो जाते हैं और सूहो खुशी से नाचते हुए बोलता है कि आखिरकार मैं उसके खिलाफ जीत गया। यहाँ पर आखिरकार सूहो अपने डैड के पहले टेस्ट को पास कर चुका था। दोस्तों, आज की ये वीडियो यहीं पर खत्म होती है और अगला एपिसोड इस सीजन का लास्ट और सबसे खतरनाक एपिसोड होने वाला है। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो नेक्स्ट पार्ट के लिए लाइक और कमेंट करना मत भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।